नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट कंप्लायंसेस। पेशेंट कंप्लायंसेस मतलब क्या होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसका इफेक्ट पेशेंट कंप्लायंस के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। ध्यान से आप सभी जन इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मेसी के स्टूडेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पेशेंट कंप्लायंस मतलब क्या। देखिए यहाँ पे पेशेंट कंप्लायंस मीन्स अ डिग्री टू विच पेशेंट करेक्टली फॉलोज द मेडिकल एडवाइसेस। फेथफुल एडरेंस बाय अ पेशेंट टू प्रिस्क्राइबर्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज पेशेंट कंप्लायंसेस। मतलब दोनों एक अलग अलग डेफिनेशन है। आप दोनों में से एक कोई भी जो आपको अच्छी लगे उसे आप याद कर सकते हो। और इसका मीनिंग ये है कि डॉक्टर द्वारा किसी पेशेंट को कुछ एडवाइस किया जाता है रिगार्डिंग हिज हेल्थ इशू, तो जो एडवाइस जो सजेशन डॉक्टर ने उसे दिया हुआ है उसे पेशेंट किस हद तक फॉलो करता है उसे हम कहेंगे पेशेंट कंप्लायंसेस। मतलब अगर किसी मरीज़ को डॉक्टर कुछ टैबलेट्स मेडिकेशंस प्रोवाइड करता है, उस केस में डॉक्टर की दिए गए सजेशंस को मेडिकेशंस को पेशेंट कितना सीरियसली लेता है, कितने लिमिट तक उसे फॉलो करता है, कितने हद तक वो जो डोज है उसे पूरा कंप्लीट करता है, तो ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, तो उसे हम कहेंगे पेशेंट कंप्लायंसेस। ये समझ गया। अब बात करेंगे ऐसे रीजंस के बारे में जिसके कारण डॉक्टर ने जो सजेशन दिया हुआ है, जो मेडिसिन्स लिख के दी है, वो पूरा कंप्लीट कोर्स पेशेंट द्वारा कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पेशेंट कंप्लायंसेस। तो सबसे पहले आएगा पुअर अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस, डोसिंग फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, एज। इसके अलावा और भी कई रीजंस है, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले पुअर अंडरस्टैंडिंग के बारे में। पुअर अंडरस्टैंडिंग यानी क्या, तो पुअर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स आर डिफिकल्ट टू रीड और फॉलो द पेशेंट्स और फार्मासिस्ट। मेनी प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन विच आर इनएडिक्वेट लाइक टेक व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कि समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई कब लेनी है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को समझ में ही नहीं आया कौन सी दवाई कब लेना है, तो उस केस में वो उसको लेना टाल देगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। समटाइम्स इट मे आल्सो हैपन दैट कि फार्मासिस्ट को ही कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टर ने लिख के क्या दिया है, तो इस केस में कुछ रॉन्ग मेडिसिन भी डिलीवर्ड हो सकती है पेशेंट को। अगर वो रॉन्ग मेडिसिन किसी पेशेंट ने ले ली, तो उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स उसके बॉडी पे दिखेंगे, जिसके कारण वो लेना बंद कर देगा मेडिसिन, है ना। तो ये भी हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभार एडिशनल मेडिसिन भी डॉक्टर लिख के दे दें कि इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन जो हमें लेना पड़ता है। लाइक मान लीजिए किसी पेशेंट को लूज मोशन होता है, अगर मतलब उसको बीमारी नहीं, स्पेशली वो लूज मोशन के लिए नहीं गया, बट डॉक्टर कहेंगे कि अगर इफ़ आपको कुछ ज़्यादा टाइम लूज मोशन हो रहा है, तो उस केस में आपको ये लेनी पड़ेगी, नहीं तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसको नहीं समझ में आया तो क्या करेगा, एक तो पूरे कोर्स के साथ उस टैबलेट को भी कंटिन्यू करेगा, या डॉक्टर ने क्या लिखा है वो उसको समझ में नहीं आया तो उसको लेना ही बंद कर देगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल है। इसीलिए पुअर अंडरस्टैंडिंग ये जो केस है, ये जो फैक्टर है, पेशेंट नॉन कंप्लायंस का एक रीज़न है। ठीक है, बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन के बारे में। सम ड्रग्स और मेडिसिन आर वेरी एक्सपेंसिव विच कॉमन पीपल कैन नॉट अफोर्ड एंड इट लीड्स टू पेशेंट नॉन कंप्लायंस। मतलब अगर कोई दवाई महंगी आती है, बट किसी पेशेंट के पास उसको परचेस करने के लिए सफिशेंट पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि पेशेंट के पास जितना पैसा है उतने ही पैसे की वो दवाई परचेस करेगा और उसे से काम चलाने का प्रयास करेगा। तो इसी कारण कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इज ऑल्सो बिकम रीजन ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस, है ना। थर्ड है डोसिंग फ्रीक्वेंसी। डोसिंग फ्रीक्वेंसी यानी क्या, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिन इज हाई देन इट बिकम अ हाई रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस बिकॉज मेनी टाइम्स शेड्यूल ऑफ डोसेज कैन नॉट फॉलोड ड्यू टू वर्क रूटीन। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक पेशेंट हूँ और मेरा वर्क रूटीन बहुत बिजी है। इस केस में मैं किसी मेडिसिन के लिए, मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि मुझे 5 मेडिसिन दिन में कंज्यूम करनी है, दिन में लेनी है, जिसमें से एक खाली पेट लेनी है, एक खाने के बाद लेनी है, एक दोपहर में लेनी है, एक शाम को लेनी है। बट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं, बिकॉज मेरा रूटीन बहुत बिजी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मैं
टाइम टेबल जो है मेडिसिन लेने का उसको फॉलो नहीं कर पा सकूँगा, जिसके कारण मेरा रूटीन जो है, जिसके कारण जो मेडिसिन्स हैं मैं प्रॉपरली उसको ले नहीं रहा हूँ। अगर मैं ले नहीं रहा हूँ तो दैट बिकम अ रीज़न ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस। मतलब बॉडी के ऊपर मुझे जल्दी से जल्दी मेरी हेल्थ इशू का रिजल्ट भी नहीं दिखेगा, साथ साथ ये रीज़न बन जाएगा डोसिंग फ्रीक्वेंसी पेशेंट नॉन कंप्लायंस का। समझे? अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। जनरली इफ द ट्रीटमेंट टेकिंग लॉन्ग टाइम, इन दैट केस देयर कैन बी रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। मीन्स कि कोई लंबी चलने वाली कोई ट्रीटमेंट होंगे तो उस केस में क्या होता है, अगर पेशेंट के पेशेंस होंगे उसको कंटिन्यू करने का तो करेगा, बट किसी पेशेंट के पेशेंस ही नहीं है। मान लीजिए 6 महीने चलने वाली कोई ट्रीटमेंट है, बट पेशेंट को इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। उसने 1 महीना कंटिन्यू डोज कंप्लीट किया दवाइयों का, बट 1 महीने बाद उसको अगर रिजल्ट नहीं दिखता है तो वो उसको लेना बंद कर देगा। तो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस। मतलब कि लंबा ड्यूरेशन अगर किसी ट्रीटमेंट का है तो ये भी एक रीज़न बन सकता है पेशेंट नॉन कंप्लायंस का। बात करें कि एज कैसे फैक्टर बनता है पेशेंट नॉन कंप्लायंस का। मैनी टाइम्स पेशेंट नॉन कंप्लायंस ऑकर बाय पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट्स। मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं करते, किसी का सुनते नहीं है। इस कारण क्या होगा कि अगर उनको कुछ टैबलेट्स और कुछ रेस्ट्रिक्शन आते हैं बिकॉज देयर हेल्थ इशू, तो वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। किसी को मतलब खाने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, साथ साथ मेडिसिन्स भी उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा, है ना। फिर बाहर घूमने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, बट ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डॉक्टर ने उनको दिए गए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, वो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते तो पेडियाट्रिक पेशेंट द्वारा पेशेंट नॉन कंप्लायंस की सिचुएशन निर्माण हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। साथ साथ जेरियाट्रिक पेशेंट्स यानी जो बुजुर्ग इंसान हैं उनके कारण भी पेशेंट नॉन कंप्लायंस के रीजंस ऑकर होते हैं। बिकॉज क्या कि जेरियाट्रिक पेशेंट्स यानी बुजुर्ग इंसान जो रहते हैं एक्चुअली, और मान देख लीजिए कि कैसा है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग इंसान एक्चुअली ना वो एक जैसे ही होते हैं, तो वो थोड़ा सा ना आलस करते हैं, वो किसी का सुनते नहीं हैं। इसीलिए जो पीडियाट्रिक पेशेंट द्वारा हमें नॉन कंप्लायंस का रीज़न मिला हुआ है, सेम चीज़ जेरियाट्रिक पेशेंट में भी पाई जाती है ना। तो वो भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, जिसके कारण पेशेंट नॉन कंप्लायंस ऑकर होता है बिकॉज ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट। सो इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पेशेंट कंप्लायंसेस। इसके अलावा बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मेडिकेशंस के बारे में। तो ये क्या है, तो मेनी टाइम्स पेशेंट हैव कन्फ्यूजन इन मेजरिंग लिक्विड प्रिपरेशंस और नंबर ऑफ टैबलेट्स। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को दवाई प्रॉपरली मेजर नहीं करती आई, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड प्रिपरेशन के बारे में। अगर लिक्विड प्रिपरेशन उसको कितनी क्वांटिटी में लेना है, अगर वो उसको मेजर करते नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होगा कि वो हो सकता है वो दवाई को लेना अवॉइड कर दे। इसीलिए कहा गया है कि मेजरमेंट ऑफ मेडिकेशन इज ऑल्सो अ रीज़न ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस। या हो सकता है नंबर ऑफ़ टैबलेट्स उसको कितनी लेनी है वो ठीक से पता नहीं हो। जब किसी फार्मासिस्ट ने या डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया, उसको बताया, उसको रीड नहीं करते आया, उसने उस समय नहीं समझा, उस केस में वो कंफ्यूज हो जाएगा और टैबलेट्स लेना अवॉइड कर देगा। इसीलिए मेजरमेंट ऑफ मेडिकेशन इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस। सेकेंड लास्ट है मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी। ग्रेटर द नंबर ऑफ ड्रग्स पेशेंट टेकिंग देन देयर विल बी अ हायर रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। मतलब कि किसी पेशेंट को मल्टीपल ड्रग्स लेने हैं तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर वो पहले से ही उसे मल्टीपल डोसेस लेने की आदत नहीं है या उसे जान पे आता है, उस केस में अगर मल्टीपल ड्रग्स उसे दे दिए गए डॉक्टर द्वारा ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, तो उस केस में क्या होगा कि वो उसके लिए आलस करेगा और दवाई लेना बंद कर देगा। ठीक है। इसीलिए मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस। और लास्ट है पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स।
ये क्या है? तो जनरली एल्डरली पेशेंट्स फेस प्रॉब्लम ऑफ रिमूविंग टैबलेट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग, दैट्स व्हाई दे अवॉइड टू टेक अ मेडिसिन एंड इट बिकम अ रीजन ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस। मतलब कि जो एल्डर पेशेंट है, जो सीनियर सिटीजन्स आप कह सकते हो, बुजुर्ग इंसान जो है, उनको पैकेजिंग में से टैबलेट्स निकालना ये भी एक दिक्कत वाली बात हो सकती है, जिसके कारण वो क्या करेंगे, अगर उनको कुछ हेल्प करने वाले कोई सब सब मतलब सपोर्टिव पर्सन्स नहीं है, उस केस में अगर वो मतलब इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं, उस केस में हो सकता है कि उनको अगर तकलीफ हो रही है पैकिंग में से मेडिसिन निकालने की, तो उस केस में वो उसको लेना अवॉइड कर देंगे एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स विल बिकम अ फैक्टर ऑफ पेशेंट नॉन कंप्लायंसेस, है ना। तो ये थी जानकारी regarding patient compliances and the factor that affects on patient non-compliances, sorry, the factors that affect on patient compliances, जिसके कारण फिर वो चीज़ कन्वर्ट होती है पेशेंट नॉन कंप्लायंस में। ठीक है, आप इसको पॉज करके ना ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए और अपनी खुद की नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ये था वीडियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।